सो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के अंदर, तो हमने उसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अगला पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो खुद थर्मोडायनेमिक्स ही है, यानी ऊष्मागतिकी है। वो टॉपिक हम करने वाले हैं। तो चलिए उस टॉपिक का आज पहला ही पार्ट है, वो हम स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम नहीं लेंगे, हमें जल्दी जल्दी से वीडियो कंप्लीट करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। यानी उष्मा गतिकी, इस बार इसका नाम कंप्लीट है उष्मा गतिकी, और ये अपना टॉपिक लास्ट है। फिर यहाँ पे अपनी थर्मोडायनेमिक्स पूरी हो जाएगी। मैंने उस टॉपिक के आपको न्यूमेरिकल भी करवा दिए हैं, और आप वो न्यूमेरिकल देख लीजिए। वो न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है। और आप यदि ये वीडियो पहला देख रहे हैं तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए, इससे पहले वाले पार्ट 1 से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आप पहले पीछे वाली वीडियो जाके देखें। अब स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मा गतिकी। तो रियल में पहले हम ये देखते हैं, क्या शोर शराबा है यार। रियल में हम यही देखते हैं कि उष्मागतिकी होता क्या है। सर पहले हमें ये बताइए कि उष्मागतिकी होता क्या है। तो चलिए स्टूडेंट, पहली हेडिंग अपनी उष्मागतिकी है। सिंपल परिभाषा लें, और यदि किताबी लैंग्वेज लें तो इसकी परिभाषा थोड़ी सी लेंदी बनती है और थोड़ी सी इजी बनती है, तो ज्यादा कोई हार्ड नहीं बनती। किताबी लैंग्वेज ले तो ऐसे बोलेगा वगैरह वगैरह, यानी उष्मा और यांत्रिक ऊर्जा में परस्पर संबंध को उष्मागतिकी कहते हैं। उष्मा और यांत्रिक ऊर्जा में परस्पर संबंध को, यानी विज्ञान की व्यवस्था का उष्मा, सीधी सीधी बोले तो ऐसे बोलो, समझो कि विज्ञान की व्यवस्था का जो उष्मा और यांत्रिक ऊर्जा में परस्पर संबंध का हमें ज्ञान कराती है, उष्मागतिकी कहलाती है। लेकिन सीधा सीधा इसका फॉर्मूला या इसकी डेफिनेशन मैं ये कहता हूं, ब्रह्मांड का वह भाग जो उष्मागतिक, इनको अलग अलग लिखेंगे बेटा, उष्मागतिक अध्ययन के लिए चुना जाता है। के लिए चुना जाता है। इस अध्ययन को सही कर लेना, गलत है, थोड़ी बहुत हिंदी मेरे को भी आती है। ऐसा होता है ना, अध्ययन के लिए चुना जाता है, क्या कहलाता है? उष्मागतिकी कहलाती है। ये तो वही बात हुई उष्मागतिकी का डेफिनेशन। अरे भाई रियल में हम इसको किसी प्रकार से दे सकते हैं यार, ये तो मैंने आपको बताया है केवल, वैसे कोई बात नहीं है। लेकिन हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। छोटे मोटे टॉपिक के अंदर हम वो टॉपिक करेंगे तुम्हारे काम के। तो वो हम पहले लेता हूँ उष्मागतिकी का शून्य नियम, शून्यांकी नियम, उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। ये नियम ऐसा है, यदि कोई निकाय पूरा नहीं लिख सकता बेटा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। यदि कोई निकाय ए, फिर लिखेंगे मोस्ट, निकाय बी के साथ तापीय साम्य में है, तापीय साम्य, ऐसे तापीय साम्य मतलब इसे परस्पर संबंध रखता है, ताप के द्वारा, ताप के अंदर, इन तापांतर, इन तापों के अंदर परस्पर क्या रहता है? संबंध रखता है। तापीय साम्य कहा जाता है। साम्य अवस्था, समय लगभग होने वाला काम, साम्य अवस्था तापीय साम्य में है, तथा बी, बी और सी क्या बेटे? निकाय है, मैं निकाय नाम दे दिया यहाँ पे। एबीसी क्या है यहाँ पे? लिख देता हूँ ना, एबीसी क्या है? एबीसी निकाय है, निकाय, ठीक है। बी और सी आपस में तापीय साम्य में है, तो ए व सी भी आपस में तापीय साम्य में होंगे। चलो लिखा दिया, मैंने लिखाने की कोई जरूरत नहीं। यदि कोई निकाय ए
निकाय बी के साथ तापीय साम्य में है तथा बी निकाय सी निकाय के साथ तापीय साम्य में है, तो ए भी सी के साथ तापीय साम्य में होगा। इसको हम विज्ञान की भाषा से रिप्रेजेंट करें तो ऐसे लिखते हैं इसको, ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। चलो यहाँ पे कैसे लिख लो, ये सही है। तो ये इसका तापीय साम्य में है, तो इसको कहने का मतलब है कि भाई ये भी तापीय साम्य में होगा। इसको रिप्रेजेंट इस प्रकार से करते हैं। ये अपना उष्मागति का शून्यांक नियम कहता है। तो अगला नियम अपना है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जो कि बहुत मोस्ट है बेटा। इसका ये याद रखना है, यहाँ पे एक बात बता के, यह नियम ताप पर आधारित है। ठीक है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता क्या है, बात सुनो। ये कहता है कि किसी निकाय, कोई भी निकाय है, अब मेरी वॉइस पे जाना, इस बार मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूँ क्योंकि टाइम नहीं बचेगा। कोई निकाय यानी किसी निकाय को दी गई उष्मा, किसी निकाय को दी गई उष्मा कितनी है, dq है। यानी किसी निकाय को dq उष्मा दी जाती है, किसी निकाय को दी जाती है dq उष्मा दी जाती है, तो वह दो भागों में प्रयुक्त होती है। ठीक कहता है। अब ये सुनो, पहला है, अब सुनो इस बात को, उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है, इस नियम को मैं ऐसे लिखूंगा, फ्लोट FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, फ्लोट ही बोलता हूँ मैं इसको, अरे पूरी दुनिया बोलती है, मैं क्या बोलता हूँ यार। तो मैंने कहा कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम, मैंने इसके अंदर ऐसे बोला कि किसी निकाय को dq उष्मा दी जाती है, तो वो दो भागों के रूप में, यानी दो भागों में प्रयुक्त होती है। पहली, निकाय की आंतरिक ऊर्जा के रूप में, और बाह्य कारकों द्वारा किए गए कार्य के रूप में, किए गए कार्य के रूप में, यानी dW। तो यानी इसका फॉर्मूला बनता है dq बराबर du प्लस dW। अब यहां से एक फॉर्मूला बनेगा, वो याद रखना, dq बराबर होता है du, और dw को लिखेंगे, ये याद रखना बेटा, ये काम का चीज है, p dv, ये चीज काम की है। अपने ये बहुत काम आएगा, dw अपने बहुत काम आने वाला बेटा। dw को लिखते हैं pdv, dw क्या लिखते हैं, pdv। ये अपना उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। अब बात अब आंतरिक ऊर्जा करेंगे, कार्य तो आप समझ गए होंगे, dq को कैसे लिखते हैं, dw को कार्य समझ गए होंगे आप, बाई कार्बन इतना नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक चीज और है, उष्मागतिकी के फर्स्ट नियम के उसी के अंदर ये उसकी कमी या दोष, ये और ले लीजिए। कमी और दोष, कमी दो ही होती है, कमी और दोष, कमी या दोष कुछ भी मान लीजिए। इसकी कमी, पहली कमी इसकी ये थी कि यह, ये छोड़ो, उष्मा स्थानांतरण का ज्ञान नहीं कराता, और दूसरा, स्थानांतरण नहीं है बेटा, ये रूपांतरण है। रूपांतरण यानी एक रूप से दूसरे रूप में प्रयुक्त होती है ना उष्मा, गलती नहीं है कि एक रूप से दूसरे रूप में, वही है ना। अब ऐसे मैं समझना कि जल्दी जल्दी खींच रहे हैं, खींच नहीं रहा बेटा, जो समझाने में बात होगी ना आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अब उष्मा स्थानांतरण, इसको क्रिया बोलते हैं, या क्रिया की दिशा
का ज्ञान नहीं करा था। और उसको ऊपर वाले को ना फिक्स रूप में लिखो, तबला से लिखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फिक्स रूप में लिखना चाहिए एकदम फिक्स। उसमें स्थान रूपांतरण की दक्षता का ज्ञान नहीं करा था। फिक्स लिखना चाहो ना, फिक्स कैसे होगा, उसमें रूपांतरण की दक्षता ज्ञान नहीं करा था। तो ये इसकी कमी और दोष है। इसके आगे आती है आंतरिक ऊर्जा। ये देखो बेटा, ये कहती है आंतरिक ऊर्जा। अभी हमने जिक्र किया था ना आंतरिक ऊर्जा के रूप में, ड्यू से रिप्रेजेंट कर देते हो। इसका है निकाय के अणुओं की गति के कारण निहित ऊर्जा। निकाय के अणुओं के कारण, अणु की गति के कारण निहित ऊर्जा की गलती है। अणु की गति मान लो, ये यहाँ पे विन्यास भी कर सकते हो, गति या विन्यास के कारण निहित ऊर्जा की गलती है, आंतरिक ऊर्जा की गलती है। कि दो प्रकार की होती है, प्रकार दो होती है। पहला इसका प्रकार है अणुओं की गति के कारण, गति के कारण कौन सी ऊर्जा होगी, क्या गति की ऊर्जा होगी, अणु के विन्यास के कारण स्थितिज ऊर्जा। अब आदर्श गैस समीकरण देखो, अब देखो ये इसको फेल कर देता है आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण के लिए क्या होता है, जो स्थितिज ऊर्जा होगी ना, वैसे तो अब रियल में इसको मैं लिखूंगा, इसको क्या लिखूं, डी यू बराबर डीपी प्लस डी डी के काइनेटिक एनर्जी प्लस डी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ना आदर्श गैस समीकरण ना, उसके लिए डी पी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जीरो होती है। तो इसलिए जो अब बची क्या, जो डी यू किसमें दूर हो जाएगी, डी यू बराबर क्या हो जाएगा, डी पी के ई के ई, डी यू बराबर ये यू है ना बेटा, ये यू है, ठीक है ना, डी बराबर क्या होगा, डी के ई। यानी ये अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या नाम है, संपूर्ण, इसलिए ठीक है ना, इसलिए संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा इसमें प्रयुक्त हो जाएगी गतिज ऊर्जा में। संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में प्रयुक्त हो जाती है। तो ये बात थी, बस समझे ना, तो हार्ड नहीं बेटा। संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगी, प्रयुक्त हो जाएगी। तो ये अपनी बातें थी। अगली बात आती है कुछ मेन बातें कि सर DQ ना, DQ पॉजिटिव कब होगी, DQ हो जाएगी पॉजिटिव कब होगी, DQ पॉजिटिव जब होगी जब निकाय को ऊष्मा दी जाए। DQ नेगेटिव कब होगी, जब निकाय से ऊष्मा ली जाए। समझ रहे हो ना, इजी है ये तो इजी है। DW जब निकाय पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव जब निकाय द्वारा कार्य किया जाए। और DW नेगेटिव जब निकाय पर कार्य किया जाए। अरे बातें समझ में आ रही ना बेटा आपको, यस और नो, नहीं आ रही तो कमेंट
तैयार है भाई, प्रभाव तुरंत मिलेगा आपको। डी पॉजिटिव कब होगी, आंतरिक ऊर्जा पॉजिटिव कब होगी, जब अणुओं द्वारा, यानी चलो देखता हूँ नोट्स के अंदर कह दिया हुआ इसने, हाँ ताप के द्वारा, ताप बेटा, जब ताप में वृद्धि हो, और डी यू नेगेटिव कब होगा, जब ताप में कमी हो। डी यू पॉजिटिव होगी जब ताप में तो वृद्धि होगी, और डी यू नेगेटिव क्या होगी जब ताप में कमी होगी। ताप किसके ताप में, निकाय के ताप में, समझ रहे ना। तो नोट कर लीजिए, फिर आपको पीवी सूचक आरेख समझाएंगे, ये आप नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ रहा ना आपको, समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना। ये पॉजिटिव नेगेटिव काम आएंगे बेटे, अपने बताऊंगा ये हम न्यूमेरिकल करेंगे या फिर आगे कुछ क्वेश्चन समझेंगे तब अपने ये काम आने वाले हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आप ये नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अपना अगला टॉपिक आता है अब पीवी सूचक आरेख। अगला टॉपिक कहता है पीवी सूचक आरेख। पीवी सूचक आरेख होता क्या है, पहले तो आप ये जानिए कि रियल में ये होता क्या बेटा। ये कुछ नहीं होता, आपने सूत्र पढ़ा होगा डब्ल्यू बराबर पी टीवी, पढ़ा है ना आपने। तो ये कुछ नहीं है, ऐसे देखो पीवी ग्राफ में दाब पर आयतन द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल पीवी सूचक आरेख कहलाता है। ये सब ना अब आप ये समझोगे, पीवी ग्राफ में दाब पर आयतन द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल पीवी सूचक आरेख कहलाता है। बस ये है। अब रियल में आपको मान लो कोई ग्राफ दे देता है, मैं मान लीजिए पहले मैं आपसे ग्राफ स्टार्ट करता हूं, पर अगर मान लीजिए मैंने ये दे दिया आपको, एक ग्राफ बनाया गया है जिसमें P दे दिया और V दे दिया। अब मुझे बताइए, अब यहां से इससे ये लाइन है, यानी इसे V वाली लाइन है, यानी ये V दे दिया। अब ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, V1 मालूंगा या V2 मालूंगा। क्या P परिवर्तन हो रहा है, क्या P में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इससे DW का सूत्र क्या बनेगा, P का P। अब आयतन क्या परिवर्तन हो रहा है dV में, V2 माइनस V1 हो रहा है क्या, तो V2 माइनस V1, इससे P dV का सूत्र ये बनेगा। तो ऐसे अगला देखते हैं, अगला मालूम मैं लेता हूं, अगला ग्राफ ये है, ये मैंने P ले लिया और ये मैंने V ले लिया। मान लीजिए V है, इसको मैंने ऐसे रख दिया। अब मुझे बताइए P में परिवर्तन नहीं हो रहा और V में परिवर्तन नहीं हो रहा, यहाँ पे आगे देखो नियत हो रहा V, तो इससे एक जीरो हो गया, यानी ये जीरो, तो कार्य भी क्या जाएगा, जीरो जाएगा। क्या कार्य जीरो नहीं होगा क्या, बोलो बेटा, कार्य जीरो नहीं होगा क्या। मार्कर सही चल रहा है क्या, मैं देख रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा यार। चल रहा सही, लो
ये पीवी, अगला से मान लो अगला मैं ये लेता हूँ, अगला ग्राफ मैंने ये ले लिया, चलो सही बन रहा है वैसे तो ये प्रकार से, ये P है, ये V है। अब मैं इसे ये क्षेत्रफल निकालते हैं, हमें ये क्षेत्रफल निकालना है V1 V2, लेकिन ये V1 V2 यहाँ पे हम लिख नहीं सकते बेटा। अब आप इसकी ट्रिक याद रख लीजिए, इसकी आकृति किसके हिसाब से दिख रही है आपको, समाकलन के हिसाब से नहीं दिख रही है, तो इससे dw क्या बन जाएगा, समाकलन P dv, इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा। बोलो, अरे ये आकृति आपको दिख नहीं रही है क्या पीडीवी वजह से, तो ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब अगला है, मान लीजिए इस बार मैं चक्री ले लेता हूँ, चक्री हमारे P2 ये P1 ये P2, तो इसे चक्रीय प्रकरण क्या बनेगा, ये P का ये V का, ऐसे क्या बनेगा। अब चेंज दोनों में हो रहा है, लेकिन दोनों चेंज हो रहा है, लेकिन चक्रीय प्रकरण इसलिए π/4 लगेगा इस साथ, तो P2 माइनस P1 ये तो लगेगा, और ये P2 माइनस P1 ही जरूर होगा बेटा, लेकिन इसके साथ π/4 लगेगा, तो इसे तो थोड़ा याद करने में दिक्कत आएगी, अगर आपको इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ध्यान में आपको इसको भी रखना पड़ेगा। इजी रहता, हार्ड तो ये भी नहीं बेटा, रियल में हार्ड ये भी नहीं है, इजी है। ऐसे अगला मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ये लेता हूँ, इस बार इसमें परिवर्तन हो रहा है, बोलो हो रहा नहीं हो रहा, अरे बोलो तो हो रहा ना। अब देखो ये याद रखना, इस तीर निशान को याद रखना, और एक जस्ट में यहाँ बना रहा हूँ, वही बनाया मैंने सेम टू सेम, लेकिन अब देखो चेंज देखो क्या करूंगा, कर दिया चेंज। अब मुझे इनका क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल तो बता क्या होगा, क्षेत्रफल तो ये होगा, तो ये क्षेत्रफल तो ये होगा, तो ये त्रिभुज वाला क्षेत्रफल नहीं है, तो इसलिए 1/2 P2 चेंज, P2 माइनस P1 और ये P2 माइनस P1 चेंज दोनों हो रहे थे, 1/2 में इसलिए लगाया कि त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसमें हम चेंज तो इसमें भी चेंज, अरे वो कुछ लिख लेगा बात। लेकिन अब देखो इनकी ये क्या हो रही है, ये चेंज हो रहे हैं, तीर निशान चेंज हो रहे हैं, ये तीर के जो निशान है ना, इनकी वजह से इसका ये फॉर्मूला है ना भी चेंज हो जाएगा, ज्यादा चेंजमेंट नहीं आएगा, फॉर्मूला तो बेटा वही रहेगा, फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, लेकिन चेंजमेंट क्या होगा, चेंजमेंट ये हो जाएगा, इसके माइनस लग जाएगा। अब माइनस का मतलब मैं ये बोल सकता हूं, यदि वक्र क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त हो तो वक्र पॉजिटिव, और यदि एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त हो तो वक्र, ये नोट लगा के लिख लेना बेटा, ठीक है ना, ये नोट लगा के अलग से लिख लेना ताकि आपको याद रहे आखिर तक। तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ये कुछ ऐसे ग्राफ आपको मिलेंगे, ये ग्राफ अब सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं इस प्रकार के ग्राफ, तो ये बड़े बहुत सारे ग्राफ को करवा दिए हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक आयत का और देख लीजिए, यदि आयत का जाए तो भी आपको इजी कर दोगे आप आयत वाला भी।
क्या चेंजमेंट हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है क्या? चेंजमेंट हो रहा है? हो रहा है सर। तीर ध्यान में रखना। V2 माइनस, तो इसमें DW ये हो जाएगा, इसमें DW ये हो जाएगा। चेंजमेंट इसमें भी हो रहा है, चेंजमेंट उसमें भी हो रहा है। ध्यान रखना, इस बार ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज होगा ना तो ये माइनस हो जाएगा, बस फर्क इतना ही है। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, अगला टॉपिक मैं अगले पार्ट में बना दूंगा। इसके लिए इतना मेरे हिसाब से आज काफी है आज के लिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फास्ट भी चला हूं आज और ज्यादा भी मैंने करवा दिया है। तो मेरे हिसाब से ये एक्स्ट्रा होगा आपके लिए, फिलहाल आप इसको देखें और इस पे इसको कवर करना बहुत जरूरी है। और इस नोट को आप लिख लेना, ये नोट अलग से आपको बना के लिखना है। ये नोट आप अलग से बनाओगे ना तो आपको ये अलग से याद होगा, और ये जो ग्राफ है, ये जो वक्र हैं, आपको अलग से याद हो जाएंगे। और याद क्या, आपको सिंपल सिंपल दिख रहे हैं, इससे आपको बस ये याद रखना है कि DW का फॉर्मूला होता है वो PdV होता है, और PdV के जरिए हमने ये फॉर्मूलाज निकाले, इन ग्राफ का क्षेत्रफल निकाला है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, और हमारे चैनल को आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद स्टूडेंट।